प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का 100 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यकीन मानो इस 100 ऑब्जेक्टिव से आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो भाई मेरे आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है। आप सही आंसर को चैट सेक्शन में भी लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सारे प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाए। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। अब बताओ जी, अर्धनारीश्वर जो निबंध है उसके निबंधकार का नाम पूछा गया है। तो आपको भी पता होगा कि अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। अब बताओ आप सभी की लेनिन की मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी। तो आपको भी पता होगा 1924 में हुई थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आप लगा रहे हो डी, तो आपका भी करेक्ट आंसर है। चलिए तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं, क्या करा है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। अर्धनारीश्वर जो पाठ है जो कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, उसमें शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। तो उसमें कल्पित रूप दिया गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 3 का बी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। भाई ये सारे ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंट नहीं, बहुत ही इंपोर्टेंट है, इसलिए अच्छे से याद करते चलो। देखिए सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, ये थे भाषा के कवि। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है और आंसर भी लगाते चलो। चलिए पांचवा नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका। गीतावली किसकी रचना है। गीतावली जो रचना है वो किसकी है। तो ये रचना है तुलसीदास की, गोस्वामी तुलसीदास की। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तुलसीदास को जो है हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि भी माना जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है सूरदास को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। प्रेम के पीर कवि माने जाते हैं, वो माने जाते हैं जैसी को। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने। अनादर का विलोम क्या होगा। विलोम मतलब उल्टा, अनादर का उल्टा क्या होगा। तो आदर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 8 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने। आशा का विलोम है, आशा का विलोम क्या होगा। तो निराशा हो जाएगा। आसान सा सवाल है, लगा लो। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने। निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है। रामचरितमानस जो रचना है वो क्या है, ये पूछा गया आप सभी से। तो मैं बता दूं, रामचरितमानस जो है यह एक प्रकार का क्या है, तो महाकाव्य है जो कि तुलसीदास की रचना है। इसको भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए देखिए 10 नंबर सवाल देखिए। ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है। ध्रुव स्वामिनी जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, जो कि 1933 में प्रकाशित किया गया था। कब, 1933 में। तो ये एक प्रकार का नाटक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने। जयशंकर प्रसाद के बड़े भाई का क्या नाम था। जयशंकर प्रसाद के बड़े भाई का क्या नाम था, ये पूछा गया आप सभी से। तो शंभू रतन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे। अब लगाओ सही जवाब क्या होगा। रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे। तो 12 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दिनमान। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 13 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने। भक्तमाल की रचयिता कौन है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भक्तमाल जो रचना ये नाभा दास की है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 14 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, आपके सामने आ चुका है। अक्ल का पुतला मुहावरे का अर्थ है। अक्ल का पुतला मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, बताओ आप सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, बहुत बुद्धिमान। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 50 नंबर सवाल देखिए। शिव का उपासक कहलाता है। शिव का उपासक शैव कहलाता है। इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा। शिव का उपासक शैव कहलाता है। ओके, चलिए देखिए 16 नंबर सवाल देखिए। मलिक मोहम्मद जैसी थे। भाई मलिक मोहम्मद जैसी फकीर थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। 16 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल देखिए। सूरदास की कौन सी रचना है। सूरदास की जो रचना है वो कौन सी है। भाई पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। करबक तो मलिक मोहम्मद जैसी की रचना। छप्पय तो है नाभा
नाभादास की रचना, लेकिन पद जो है ये सूरदास की रचना। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए 18 नंबर सवाल देखिए, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? तो नंद की गोद में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू चैप्टर। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 19 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, प्रस्तुत पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है? प्रस्तुत पद में, ये भी सूरदास के चैप्टर से लिया गया है। प्रस्तुत पद में कृष्ण को सूचना दी जाती है भोर होने की। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 19 का सी लगा लो तो आपका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? जन्म तिथि पूछा गया किसका? तो सूरदास का। तो 20 का सही जवाब लगा लो 1478 में। कब? 1478 और 1583 में क्या हो गया था? तो निधन हो गया था। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए, रामचरितमानस किसकी रचना है? रामचरितमानस अभी तो मैंने बताया तुलसीदास का रचना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तुलसीदास का महाकाव्य है। ओके, चलिए देखिए 22 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका, तुलसीदास को किस चीज की बुक है? तो भक्ति की। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, राम के भक्ति की। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, आत्माराम दुबे तुलसीदास के कौन थे? आत्माराम दुबे जो थे वो तुलसीदास के कौन थे भाई? ये पूछा गया आप सभी से, तो ये पिताजी थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। और माता जी का नाम था क्या? हुलसी। इसको भी आप याद रखिएगा। ओके, चलिए देखिए 24 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, रत्नावली के पिता का क्या नाम था? रत्नावली भाई कौन थी? तो ये थी तुलसीदास की पत्नी का नाम था रत्नावली। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके पिताजी का नाम था दीनबंधु। किसके पिताजी का? तो रत्नावली के पिताजी का नाम था दीनबंधु, याद रखना आप सभी। चलिए 25 नंबर सवाल को देखते हैं, किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं? 25 का सही जवाब हो जाएगा कौन सा? सूरदास की कविता को सुनकर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नाभादास किसके समकालीन थे? तो वो तुलसीदास के समकालीन थे। ओके, चलिए देखिए 26 नंबर सवाल देखिए, नाभादास। ओहो, वही क्वेश्चन आ चुका है। लो जी, कितना आसान सा सवाल है। नाभादास किसके समकालीन थे? तो अभी मैंने बताया तुलसीदास। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एकदम मस्ती में लगा लो। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल देखिए, छप्पय कितनी पंक्तियों का छंद होता है? छप्पय जो है नाभादास की रचना है और यह 6 पंक्तियों का छंद होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 28 नंबर सवाल को देखते हैं, विमल में कौन सा उपसर्ग है? विमल में उपसर्ग पूछा गया आपसे से, वी प्लस मल उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है, यानी कि वी हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है भाई, याद रखिएगा। ओके, चलिए देखिए 29 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, राष्ट्र का विशेषण क्या होगा? राष्ट्र का विशेषण राष्ट्रीय। ऑप्शन ए सही जवाब है, 29 का ए सही जवाब हो जाएगा। 30 नंबर सवाल देखिए, नाभादास का जन्म कब हुआ था? नाभादास का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ है बताएंगे आप सभी? तो यह हुआ था अनुमानतः 1570 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई नाभादास को नहीं पहचाने क्या? कविता के सॉरी कविता नहीं, छप्पय कविता के कवि का नाम है नाभादास। ओके, चलिए देखिए 31 नंबर सवाल देखिए, कवित के प्रथम पद में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण जी भाई वीर रस के कवि है, बस इतना तो याद कर लेना, वीर रस हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कवित जो है ये भूषण जी की रचना है। 32 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? छत्रसाल की तलवार जो है रौद्र रूप धारण कर रखा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल देखिए, निम्न में कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो जयशंकर प्रसाद की नहीं है? ये पूछा गया आप सभी से। तो 34 का सही 33 का सही जवाब क्या लगा रहे हो आप सभी? डी, साकेत हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल देखिए, प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम है? प्रसाद रचित महाकाव्य का जो नाम है वो क्या है बताओ आप सभी? यह हो जाएगा कामायनी, जो कि तुमुल कोलाहल कलह में जो कविता है वो इसी से लिया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और खुशी गुप्ता को सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मेरे मतलब गला फंस गया था, वो एक इलाज बताई थी जो जिसका मैंने प्रयोग किया, तो आज मेरा गला जो है पूरा स्वस्थ लग रहा है और आज मैं अच्छे से क्लास भी ले पा रहा हूँ, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ओके, तो ऐसे ही आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। चलिए 35 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है? सुभद्रा कुमारी चौहान की जो किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है? ये मानी जाती है राष्ट्रीय भावधारा। ऑप्शन बी बिल्कुल
करेक्ट आंसर है। 35 का बी इज द करेक्ट आंसर। 36 नंबर सवाल देखिए, सरोज स्मृति किसकी रचना? सरोज स्मृति जो रचना है वो किसकी है बताओ आप सभी, तो आप लगा सकते हो किसकी रचना है। तो 36 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 37 नंबर सवाल देखिए, ट का उच्चारण स्थान है लिटिट्यूड सानांग मूर्धा, भाई ऑप्शन ए सही जवाब है। मैंने ट्रिक भी बता चुका है, कितना बार बता चुका है याद रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल देखिए, व्याकरण की दृष्टि से अपनापन शब्द, अपनापन भाई ये मेरा अपना है, पराया है, मित्र है, शत्रु है, ये भाव के द्वारा व्यक्त होता है। तो आप क्या कह सकते हो कि भाववाचक हो जाएगा। 38 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 39 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब दिया गया था? शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था 1977 में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना आप सभी। चलिए 40 नंबर सवाल को देखते हैं। शोषक का विलोम है, शोषक का विलोम क्या होगा? पोषक हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा 40 का। ओके चलिए देखिए 41 नंबर सवाल देखिए, मुक्तिबोध तार सप्तक के डैश 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 कवि थे, कैसे कवि थे ये पूछा गया आप सभी से। पहले थे, दूसरे थे, तीसरे थे, चौथे थे, कौन थे? तो पहले कवि थे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 42 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, मुक्तिबोध का जन्म कब, जन्म समय था, जन्म का समय कब हुआ था ये पूछा गया आप सभी से। तो 42 का जो सही जवाब लगा रहे हो रात के 2 बजे वो सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए देखिए 43 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, अधिनायक में कौन सा उपसर्ग है? अधि और नायक कौन सा उपसर्ग पहले लगता है, यानी कि अधि में कौन सा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्यय पूछता तो नायक हो जाता। चलिए 44 नंबर सवाल देखिए, रघुवीर साय किस काल के कवि थे? रघुवीर साय जी आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। मैंने बताया था जितने भी दास वाले आते हैं वो भक्ति काल में है, भूषण जी रीति काल में है, और नीचे जितने भी बचे जैसे हो गया ज्ञानेंद्र पति हो गया, रघुवीर साय हो गया, शमशेर बहादुर सिंह हो गया, जयशंकर प्रसाद हो गया, ये सारे के सारे आधुनिक काल के अंतर्गत आते हैं। ओके चलिए देखिए 45 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, पत्नी बिटिया को क्या करती है? पत्नी जो है बिटिया को क्या करती है ये पूछा गया है। तो यह करती है क्या? समझाती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर सवाल को देखते हैं, किसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता? भाई वही बूढ़ा मशक वाला कहाँ है? ऑप्शन बी में दिया गया। तो ये क्या कर रहा था? तो ये सड़क सिंचाई कर रहा था। ओके चलिए देखिए 47 नंबर सवाल देखिए, प्रकाशित शब्द में कौन सा प्रत्यय? प्रकाशित में प्रकाश और इत प्रत्यय पूछा गया है, इत लगा लो, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 48 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भाई ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं, जिनका कोई अर्थ निकलता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? तो यौगिक बोलते हैं, ऑप्शन बी सही जवाब है। ओके याद रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल आपके सामने, घ का उच्चारण स्थान है, घ अकुह विसर्जनिया नान कंठ कहाँ है? कंठ में दिया गया, ऑप्शन सी में दिया गया, राइट आंसर है। 50 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, एक गिलास पानी लाओ, वाक्य है, कैसा वाक्य है ये पूछा गया आप सभी से। तो आज्ञा दिया जा रहा है, आज्ञावाचक हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 51 नंबर सवाल देखिए, पुस्तक शब्द संज्ञा है, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। व्यक्तिवाचक का उदाहरण मैंने बताया था जिसमें विशेष बात की गई हो, जैसे कि हो गया दीपावली हो गया, ये विशेष पर्व है भाई, 1 साल की बाद होता है। जैसे हो गया महात्मा गांधी, विशेष आदमी का हो, इसीलिए आप व्यक्तिवाचक नहीं, यहाँ पुस्तक पूछा गया इसलिए यह जातिवाचक, जिससे संपूर्ण जाति का बोध तो उसे जातिवाचक कहते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समूहवाचक जिससे पूरे समूह का बोध होता है, सभा हो गया, दल हो गया, ये सारे का। भाव जिससे हम लोग भाव के द्वारा व्यक्त करते हैं, जैसे मित्रता, शत्रुता, ये सब भाववाचक के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 52 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा कौन है? समूहवाचक सभा कौन सा? सभा हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है भाई, याद रखिएगा। चलिए 53 नंबर सवाल देखिए, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, निम्नलिखित में कौन है जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है ये पूछा गया आपसे विषय। तो कौन सा हो जाएगा? ताजमहल ही हो जाएगा, क्योंकि ये तो व्यक्तिवाचक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सुंदरता, शत्रुता, अच्छाई, बुराई ये तो भाववाचक के अंतर्गत आता है। चलिए 54 नंबर सवाल देखिए, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवि का कवित्री हो जाता है भाई, ऑप्शन सी में दिया गया है, राइट आंसर है। ओके चलिए देखिए 55 नंबर सवाल देखिए, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वचन पूछा गया आपसे विषय की कितने प्रकार के होते हैं? तो 55 का 2 लगा लो, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 56 नंबर सवाल देखिए, बातचीत पाठ की कौन सी विधा? बातचीत जो पाठ है जो कि बालकृष्ण भट्ट की रचना, यह एक प्रकार का निबंध है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ओके चलिए देखिए
57 नंबर सवाल देखिए, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी। उसने कहा था जो कहानी है ये चंद्रधर शर्मा गोलेरी की रचना है। मैं बता दूं चंद्रधर शर्मा गोलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी। उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष 1915 और बुद्धू का कांटा सुखमय जीवन जो ये 1911 में प्रकाशित हुआ था। दोनों याद रखिएगा आप सभी। चलिए 58 नंबर सवाल को देखते हैं। संपूर्ण क्रांति पाठ के रचनाकार कौन है। संपूर्ण क्रांति जो पाठ है वो भाषण है, उसको देने वाले का नाम है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके चलिए देखिए 59 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है। दिनकर जी जो है वो प्रसिद्ध है किस लिए, ये पूछा गया आप सभी से। तो मैं बता दूं साहित्य की रचना के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 60 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है रोज इनमें से क्या है। रोज जो पाठ है वो क्या है, ये पूछा गया आप सभी से। तो मैं बता दूं रोज जो पाठ है वो एक प्रकार का कहानी है जिसके कहानीकार का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ओके चलिए देखिए 61 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है। जूठन एक प्रकार का आत्मकथा है जिसके लेखक का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 62 नंबर सवाल को देखते हैं। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे। आलोचना त्रैमासिक के जो प्रधान संपादक थे वो कौन थे, तो नामवर सिंह। क्या नामवर सिंह, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया था 1971 ईस्वी में, याद रखिएगा आप सभी। ओके चलिए देखिए 63 नंबर सवाल देखिए। रवेश क्या होता है। रवेश जो है वो क्या होता है, ये पूछा गया आप सभी से। ये क्या होता है, मोटे सूत की बुनी चादर होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है ओ सदानीरा के लेखक कौन है। ओ सदानीरा जो निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 65 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है नामवर सिंह को किस रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अभी तो मैंने बताया जस्ट कि नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार 1971 में दिया गया था कविता के नए प्रतिमान रचना पर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर सवाल देखिए। अब और नहीं कैसी रचना है। अब और नहीं जो रचना है वो कैसी रचना है, ये पूछा गया आप सभी से। तो 66 का सही जवाब आप लगाओ। तो मैं बता दूं ये एक प्रकार का कविता और इसके लेखक का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए देखिए 67 नंबर सवाल को देखते हैं। तिरिच क्या होता है। तिरिच जो होता है वो होता है जहरीला लिजार्ड भाई। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा लो और अच्छे से याद कर लो। चलिए 68 नंबर सवाल देखिए। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो रचना है वो है जिद्दू कृष्णमूर्ति की। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप याद रखिएगा। चलिए 69 नंबर सवाल को देखते हैं। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे। ये किस मार्ग में हुए थे, तो पुष्टि मार्ग में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है निम्नलिखित में कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है, ये पूछा गया। नहीं है ये जैसी लगा लो, ये नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ओके चलिए देखिए 71 नंबर सवाल को देखते हैं। तमचुर का अर्थ क्या होता है। तमचुर का जो अर्थ होता है वो होता है मुर्गा। क्या मुर्गा होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए देखिए 72 नंबर सवाल को देखते हैं। भूषण का निधन कब हुआ था। भूषण का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1613 में और निधन हुआ था 1715 में। बस इतना को याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन बी लगा लो, अभी का राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर सवाल देखिए। सूरदास की कौन सी रचना है। सूरदास की कौन सी रचना हो सकती है भाई। भक्तमाल तो नवादास की रचना है, ये तो नहीं होगा। रामचरितमानस ये तो तुलसीदास का महाकाव्य है, ये भी नहीं होगा। सूरसागर हो जाएगा। क्या ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, याद रखना आप सभी। चलिए 74 नंबर सवाल को देखते हैं। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। वही भाई लहना सिंह का मामा जी वहां के रहने वाले थे। कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया गया है, राइट आंसर है, याद रखना आप सभी। चलिए 75 नंबर सवाल देखिए। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था, सिताब दियारा में भाई। ऑप्शन बी सही जवाब है, लगा लो 75 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका भी। चलिए 76 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है आकाश का विलोम है। आकाश का विलोम क्या होगा, ये पूछा गया आपसे विषय। तो आकाश का विलोम पाताल। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 77 नंबर सवाल को देखते हैं। नर का विलोम क्या होगा। नर का विलोम उल्टा पूछा गया है, नारी हो जाएगा। क्या ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है 77 का। ओके चलिए देखिए 78 नंबर सवाल को देखते हैं। माटी की मूर्ति रचना किसकी है। माटी की मूर्ति जो रचना है वो है राम वृक्ष बेनीपुरी की। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर सवाल देखिए। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। दीक्षा गुरु का नाम पूछा गया भाई, तो लगाओ ना सही जवाब क्या होगा। शिक्षा गुरु शेष सनातन और दीक्षा गुरु नरहरि दास। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको भी याद रखिएगा, ये थे शिक्षा गुरु। ओके चलिए देखिए
80 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने आ चुका है, जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? मलिक मोहम्मद जायसी भाई प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं, यानी कि प्रेम मार्गी हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर सवाल को देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे? तो बालकृष्ण भट्ट 1000 के आसपास लिखे थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 82 नंबर सवाल देखिए, सद्भाव का अभाव किसकी रचना? सद्भाव का अभाव जो रचना है वो है हमारे प्यारे से लेखक बालकृष्ण भट्ट की। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप याद रखिएगा। ओके, चलिए देखिए 83 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है, जो बहुत बोलता है, क्या जो बहुत बोलता है उसे हम लोग वाचाल कह देते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। एक शब्द पूछा गया था भाई, लगा लो ना, आसान सा सवाल है। 44 नंबर सवाल देखिए, जो स्त्री अभिनय करती है, क्या जो अब स्त्री अभिनय करती हो उसके लिए जो एक शब्द होता है वो क्या होता है? यह होता है अभिनेत्री। ऑप्शन डी में दिया गया है, ऑप्शन डी लगा लो, तो आपका भी करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए देखिए 85 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने, क्रियाहीन हिंदी किसकी रचना है? क्रियाहीन हिंदी भाई चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। कहाँ है? ऑप्शन बी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 86 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका, कठोर का विलोम होगा। कठोर का विलोम क्या होगा भाई? कठोर का विलोम क्या होता है? तो कोमल हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 86 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 87 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है, पूर्णिमा का विलोम क्या होगा? पूर्णिमा का जो विलोम होगा वो अमावस्या हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। 88 नंबर सवाल देखिए, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? तो जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 89 नंबर सवाल को देखते हैं। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता था उमाशंकर दीक्षित को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 90 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है, लिरिक का पर्याय है। लिरिक का पर्याय क्या होगा? प्रगीत हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ए सही जवाब है भाई, लगा लो। ओके, चलिए देखिए 91 नंबर सवाल देखिए, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? प्रगीत और समाज एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है नामवर सिंह, यानी कि निबंध लगा सकते हो। बिल्कुल सही जवाब है, एकदम लगा लो। ओके, चलिए देखिए 92 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है भाई? उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना। जूठन जो रचना है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्रगीत और समाज नामवर सिंह की रचना है। रोज ये अज्ञे की रचना है, बस याद रखना आप सभी। चलिए 93 नंबर सवाल को देखते हैं। मलयज का मूल नाम क्या था? मलयज का जो मूल नाम था वो था भरत जी श्रीवास्तव। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 94 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने, जगदम्बा का संधि विच्छेद, जगत का अंबा भाई कौन सा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? लगा लो 94 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। 95 नंबर सवाल आपके सामने है, नयन का संधि विच्छेद है। नयन में कौन सा संधि? ने जोर अन कौन सा? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, लगा लो, करेक्ट आंसर है। 96 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने, भरपेट कौन सा उपसर्ग? भरपेट में उपसर्ग पूछा गया आप सभी से, भर और पेट कौन सा? भर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी राइट आंसर है। ओके, चलिए देखिए 97 नंबर सवाल को देखते हैं। पुरातन में कौन सा? पुरातन, पुरातन कौन सा? डी करेक्ट आंसर है भाई, लगा लो। ओके, चलिए देखिए 98 नंबर सवाल देखिए, प्रतिनिधि में कौन सा ऑप्शन? प्रति और निधि, आसान आसान है भाई, ऑप्शन ए लगा लो ना जी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 99 नंबर सवाल देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम है? पति देव का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह। कहाँ है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। और पिताजी का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह, इसको भी आप याद रखिएगा। ओके, चलिए देखिए 100 नंबर सवाल एंड आज के क्लास का लास्ट सवाल आपके सामने प्रस्तुत है। करबक पाठ के कवि कौन है? करबक जो पाठ है उसके कवि का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 का सी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। तो अब आप कमेंट करके बताओ कि इस 100 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाए और आज का क्लास आपको कैसा लगा इसका तो भाई कमेंट जरूर आना चाहिए आपको। हम देखते हैं आप कमेंट कैसा कैसा करते हो, आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। जरूर कमेंट करना, अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा कमेंट जरूर करना और क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा। हाँ, और चैनल पे नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।